Hello students, topic for today is total expenditure method of measuring price elasticity of demand। तो इस ये मेथड को टोटल रेवेन्यू मेथड भी, टोटल इनकम मेथड भी कहा जाता है और टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड में क्या है कि प्राइस के चेंज होने से पहले उस कमोडिटी पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है और प्राइस के चेंज होने के बाद उस कमोडिटी पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो इन दोनों को कंपेयर करके पता चल सकता है कि ये कौन सी इलास्टिक डिमांड है, ये मोर इलास्टिक डिमांड है या लेस इलास्टिक डिमांड है या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में चार ढंग से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बाय टेबुलेशन मेथड, और सेकंड है बाय प्राइस कंजम्पशन कर्व, थर्ड है बाय अलजेब्रिक मेथड एंड फोर्थ है मैथमेटिकल मेथड। तो फर्स्ट हम करते हैं टेबुलेशन वाला मेथड। टेबुलेशन मेथड में तीन तरह की इलास्टिसिटी को हम मेजर करेंगे, यूनिटरी इलास्टिक वाली, मोर इलास्टिक वाली एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि EP इज इक्वल टू 1। इस मेथड के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के कम होने से या प्राइस के बढ़ने से डिमांड इस ढंग से बढ़े या इस ढंग से कम हो कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो EP जो है वो इक्वल टू 1 होती है। जैसे कि इस वाली ये टेबल में बनाया गया है कि पहले देखो प्राइस 5 है, डिमांड 4 है और टोटल एक्सपेंडिचर 20 है। प्राइस कम होके 4 रुपये हो गई, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी, बट डिमांड उतनी की बढ़ी कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा उस कमोडिटी पर। तो इस यहाँ पर प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा। यानी कि जिस प्रपोर्शन में प्राइस में चेंज आ रही है उसी प्रपोर्शन में डिमांड में चेंज आ रही है, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है। तो यहाँ पर EP जो है वो इक्वल टू 1 होती है, क्योंकि प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अगला है मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर जाए। तो इसको हम टेबल से शो करते हैं। प्राइस पहले 5, डिमांड 4, टोटल एक्सपेंडिचर 20। अब प्राइस कम हुई, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए, बट डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। प्राइस इसी तरह से बढ़ी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, डिमांड कम हुई पर डिमांड इतनी ज़्यादा कम हो गई कि टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। यानी कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर EP इज़ ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट थर्ड है लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड तब होती है जब प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल कर जाए। जैसे प्राइस अगर 5 रुपये है, डिमांड 4 है, टोटल एक्सपेंडिचर 20 है। प्राइस कम हुई, प्राइस ज़्यादा कम हो गई, प्राइस के बढ़ने कम होने से डिमांड बढ़नी चाहिए, डिमांड बढ़ी पर डिमांड थोड़ी बढ़ी, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। प्राइस बढ़ी, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, डिमांड कम हुई पर डिमांड थोड़ी कम हुई, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। यानी कि यहाँ पर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम डायरेक्शन पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर EP जो है वो इक्वल टू 1 होती है। अब इन तीनों तरह की EP को हम एक सिंगल डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ये हमने टोटल एक्सपेंडिचर की डायग्राम बनाई, इसके 3 पार्ट हैं। ये पार्ट नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये वाला पार्ट जो है BC, ये कहता है कि प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और ये CD पार्ट जो है वो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। तो जहाँ पर EP का रिलेशनशिप नेगेटिव हो, प्राइस से टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप नेगेटिव हो, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, वहाँ पर EP ग्रेटर देन 1 होती है, यहाँ पर EP इक्वल टू 1 होती है और यहाँ पर EP लेस देन 1 होती है। तो दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बाय टेबुलेशन मेथड। एंड सेकेंड इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन
कर्व। प्राइस विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजम्पशन कर्व वाला जो है वो हमने प्राइस कंजम्पशन कर्व हमने ड्रॉ किया था जब हमने प्राइस इफेक्ट स्टडी किए थे इंडिफरेंस कर्व में। तो उसकी प्राइस कंजम्पशन कर्व की स्लोप से भी पता चल जाता है कि डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक है या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है। तो पहला तो केस करते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। डिमांड मोर इलास्टिक होती है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़, जब दो कमोडिटीज़ एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हों, जैसे कोक एंड पेप्सी, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। इनके केस में क्या होता है कि जब एक कमोडिटी की प्राइस, चलो इसको पहले मैं डायग्राम से शो करता हूँ। ये हमने डायग्राम बनाई है, हमारी डायग्राम है ये देखिए। वर्टिकल एक्सिस पर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कमोडिटी एक्स को लिया है और वर्टिकल एक्सिस पर हमने इनकम को लिया है। ए बी हमारी पहली प्राइस लाइन है, राइट। आईसी इंडिफरेंस कर्व है, कंज्यूमर ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, यहीं पर डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, देखूँ अगर आगे जगह है तो आगे, नहीं तो यहीं पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ डायग्राम। हाँ जी बेटा, ये देखिए, इधर अगर हमने इनकम को लिया और इधर एक्स कमोडिटी को लिया, ये ए बी प्राइस लाइन है पहली अगर हमारी, तो यहाँ पर कमोडिटी ए बी प्राइस लाइन अगर है तो कमोडिटी की प्राइस कितनी हुई, प्राइस हुई ओ ए बटा ओ बी, क्योंकि ये प्राइस लाइन शो करती है कि हमारे पास ओ ए इनकम है और ओ ए इनकम को खर्च करके हम ओ बी यूनिट्स खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ के साथ हम ये 10 पेन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 100 रुपीज़ के साथ अगर 10 पेन खरीद सकते हैं तो प्राइस क्या हो गई, 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज़ प्राइस हुई ना। यानी कि प्राइस कैसे आती है, ओ ए बटा ओ बी। तो यहाँ पर हमने पहली प्राइस लिख दी ओ ए बटा ओ बी। अगर प्राइस लाइन हमारी ए बी प्राइस लाइन है तो इधर इनकम और इधर एक्स कमोडिटी है, तो कमोडिटी की प्राइस कितनी आएगी, ओ ए बटा ओ बी। अब आईसी इंडिफरेंस कर्व है, ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स। तो यहाँ पर उसके पास इतनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है ओ एक्स, और इतना पैसा है ओ वाई पैसा है, यानी कि उसने ए वाई पैसा खर्च कर दिया, ये उसका एक्सपेंडिचर है। तो इसलिए हमने टेबल में लिख दिया कि पहली प्राइस है ओ ए बटा ओ बी, डिमांड है ओ एक्स यूनिट्स और टोटल एक्सपेंडिचर, ये है टोटल एक्सपेंडिचर कमोडिटी पर है ए वाई, दिस ए वाई इज टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। अब कमोडिटी की प्राइस फॉल करती है, नई प्राइस लाइन आ गई ओ ए बटा ओ बी 1, सॉरी नई प्राइस आ गई ओ ए बटा ओ बी 1, ये नई प्राइस लाइन है ए बी 1। तो प्राइस कितनी होगी ओ ए, यानी कि इधर डायग्राम में ओ ए बटा ओ बी 1, ओ ए बटा ओ बी 1, ये प्राइस आ गई ओ ए बटा ओ बी 1। ये आई सी जो है वो नया इंडिफरेंस कर्व है, ई नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। कंज्यूमर अब डिमांड कितनी कर रहा है, ओ एक्स 1 यूनिट्स, ओ एक्स 1 यूनिट्स हमने टेबल में शो कर दिया। और टोटल एक्सपेंडिचर अब कितना है उस पर, ए वाई 1, दिस इज ए वाई 1, ए वाई 1 इस टेबल में। देखो प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर ए वाई से बढ़कर ए वाई 1 हो गया, ए वाई से बढ़कर ए वाई 1 हो गया, यानी कि प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। और जब प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, तो वो मोर इलास्टिक डिमांड वाला केस होता है। नेक्स्ट है बेटा लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड होती है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ जो दोनों इकट्ठी ही यूज़ होती हैं, इसके केस में डिमांड लेस इलास्टिक होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी के केस में जैसे पहले, चलो मैं डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इधर हमने एक्स कमोडिटी को लिया और इधर हमने इनकम को लिया। ये ए बी पहली प्राइस लाइन है कंज्यूमर की,
ए बी। तो प्राइस कितनी आ गई, ओ ए बटा ओ बी, प्राइस है ओ ए बटा ओ बी। यहाँ पर हमने इंडिफरेंस कर्व बनाया, ये ई इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, कंज्यूमर इज परचेजिंग ओ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, और उसके पास इनकम अब कितनी है ओ वाई, यानी कि उसने टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, ए वाई एक्सपेंडिचर कर दिया। तो ये हमने टेबल में शो किया कि अगर प्राइस ओ ए बटा ओ बी है, डिमांड ओ एक्स है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ए वाई है। अब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स, न्यू प्राइस लाइन बिकम्स ए बी 1। अब एक्स की प्राइस फॉल करी है ना, तो एक्स की प्राइस के फॉल, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मान लीजिए एक्स कमोडिटी है स्कूटर और दूसरी कमोडिटी है पेट्रोल, ठीक है। तो स्कूटर की प्राइस के फॉल करने से बेटा स्कूटर की डिमांड भी बढ़ेगी और पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए इंडिफरेंस कर्व हमारा यहाँ पर ऐसे टेंजेंट होगा IC1 E1। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व बनेगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया है, AY1, यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस फॉल करके होगी OA बटा OB1, डिमांड बढ़ के होगी OX1, एंड टोटल एक्सपेंडिचर कम होके हो गया AY1, यानी कि प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर जब कम हो, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, तो EP लेस देन 1 होती है। तो थर्ड केस अब हम करेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वाला। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब, जो हमने टेबुलेशन मेथड में किया था, जब प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, और ये होता है इन केस ऑफ अनरिलेटेड कमोडिटीज़। दो कमोडिटीज़ एक दूसरे की अनरिलेटेड हैं। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वैसे क्या कहता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होती, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड उस समय होती है जब प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो इस केस में देखो, अगर ये हमारी AB प्राइस लाइन है, इधर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, इधर हमने कंज्यूमर की इनकम को लिया, तो ये AB प्राइस लाइन थी। तो प्राइस कितनी है, पहले OA बटा OB, OA बटा OB पहली प्राइस लाइन है, प्राइस है OA बटा OB। यहाँ पर IC इंडिफरेंस कर्व है, E इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, और कंज्यूमर एक्स कमोडिटी की डिमांड कर रहा है, यानी कि डिमांड कितनी है OX, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है AY। तो अगर प्राइस फॉल कर गई, नई प्राइस लाइन आ गई AB1, तो प्राइस कितनी आ गई OA बटा OB1। अब क्योंकि दोनों कमोडिटीज़ अनरिलेटेड है ना, तो एक्स की प्राइस के फॉल करने से सिर्फ एक्स की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए IC यहाँ पर टेंजेंट करवाएंगे IC1। तो डिमांड एक्स की बढ़ के होगी OX1, और टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा AY। और जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, AY का AY ही रहे, तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है। यहाँ पर E एंड E1 को ज्वाइन करके हमारे पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाता है, जो कि पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसका पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो करता है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, इसलिए डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होती है। ये हमने दो मेथड से शो कर दिया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब थर्ड करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन। अलजेब्रिकली करने के लिए हम कुछ नोटेशंस लेते हैं, जैसे स्मॉल p शो करता है इनिशियल प्राइस, स्मॉल q शो करता है इनिशियल डिमांड, डेल्टा p वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस, डेल्टा q वेरी स्मॉल चेंज इन डिमांड। T01 शो कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस, T02 शो कर रहा है टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस। तो इसलिए T01 क्या आ गया, PQ, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस कितना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये दोनों करके टोटल एक्सपेंडिचर आ गया बिफोर चेंज इन प्राइस। और T02 यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस इज न्यू प्राइस क्या आ गई, प्राइस अगर थोड़ी सी कम हुई, डेल्टा P, प्राइस फॉल्स फ्रॉम P टू डेल्टा P, तो चेंज इन प्राइस कितनी आ गई, P माइनस डेल्टा P। डिमांड Q से बढ़कर डेल्टा Q हो गई,
तो चेंज इन डिमांड कितनी आ गई, क्यू प्लस न्यू डिमांड कितनी आ गई, क्यू प्लस डेल्टा क्यू, यानी कि न्यू प्राइस अब है पी माइनस डेल्टा पी, क्यों, और न्यू डिमांड है क्यू प्लस डेल्टा क्यू। तो चेंज टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस का क्या आ गया, पी माइनस डेल्टा पी इंटू क्यू प्लस डेल्टा क्यू, ये आ गई न्यू टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस। तो इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो ये इक्वेशन आ गई, इसको ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। 2 में से 1 को माइनस कर दो, T02 माइनस T01, तो इसको सोल्व करके हमारे पास P डेल्टा क्यू माइनस क्यू डेल्टा P आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने जब हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो ये बन गई इक्वेशन। इसमें से देखो ये P डेल्टा क्यू सॉरी पी क्यू और पी क्यू ये दोनों कट जाएंगे, तो ये इक्वेशन रह गई। ये P डेल्टा क्यू पहले आ गया, क्यू डेल्टा P ये हमने माइनस क्यू डेल्टा P यहाँ लिख दिया, और इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डेल्टा P भी वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस था, डेल्टा Q वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी था, तो इनके जो प्रोडक्ट है वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए वी कैन इग्नोर इट। तो हमारे पास T02 माइनस T01 क्या आ गया, P डेल्टा Q माइनस Q डेल्टा P, ये आ गया। और हमें EP का फार्मूला पता है, EP इज इक्वल टू P डेल्टा Q ओवर Q डेल्टा P, ये EP का फार्मूला पता है। और जब EP इज इक्वल टू 1 होगी, ये पहला केस इक्वल टू 1 होगी, इट मीन्स P डेल्टा Q और Q डेल्टा P दोनों बराबर होंगे। P डेल्टा Q इज इक्वल टू Q डेल्टा P, तभी EP इक्वल टू 1 होगी ना। तो यहाँ पर देखो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो T02 माइनस T01 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि T02 इज इक्वल टू T01, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस दोनों इक्वल हो जाए। अगर ये EP ग्रेटर देन 1 है, यानी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स P डेल्टा Q इज मोर देन Q डेल्टा P। और अगर P डेल्टा Q इज मोर देन Q डेल्टा P, तो इसका मतलब ये है कि T02 माइनस T01 इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 सॉरी, ग्रेटर देन 0, T02 इज ग्रेटर देन 201, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस इज मोर देन टोटल एक्सपेंडिचर बिफोर चेंज इन प्राइस। अगर EP इज लेस देन 1 हो तो इसका मतलब है ये लेस देन 1 का मतलब P डेल्टा Q इज लेस देन Q डेल्टा P, यानी कि दिस इज T02 माइनस T01 इज नेगेटिव, यानी कि T02 इज लेस देन T01, तो टोटल एक्सपेंडिचर आफ्टर चेंज इन प्राइस इज लेस, यानी कि प्राइस के फॉल करने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है, तो यहाँ पर EP इज लेस देन 1 होती है। तो चौथा केस जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का है वो है मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन में हमने कुछ नोटेशंस ली, लेट टोटल एक्सपेंडिचर बी डिनोटेड बाय EX, टोटल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, PX, क्वांटिटी बाय QX। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या आ गया, EX इज इक्वल टू PX इंटू QX। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय PX, तो DDPX ऑफ EX इज इक्वल टू DDPX ऑफ QX PX। विद रिस्पेक्ट टू PX हमने डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पर U इंटू V वाला रूल लग गया कि U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V इंटू डेरिवेटिव ऑफ U। तो इसको सॉल्व करके आ गया QX, इसका विद रिस्पेक्ट टू PX डेरिवेटिव हुआ 1, ये आ गया PX का PX, इसका D ये वाली टर्म का DQX ओवर DPX, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। तो अब इस इक्वेशन में से QX को कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 प्लस PX QX प्लस इंटू DQX PX, ये वाली टर्म इसमें आ गई। देन we know that EP is equal to minus PX over QX into DQX over DPX, ये EP का फार्मूला होता है। पुट दिस इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो ये हमारे पास हो गया DD ये वाली इक्वेशन। और जब टोटल एक्सपेंडिचर का डेरिवेटिव करते हैं ना तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर आता है,
ये क्यू एक्स का क्यू एक्स एज इट इज़ आ गया, और 1 माइनस इसकी जगह पर हमने ये माइनस ई लिख दिया, क्यू एक्स 1 माइनस ई। तो इससे ये बात क्लियर होती है इक्वेशन 2 से, वेदर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ ई एक्स। ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ भी सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली कि टोटल एक्सपेंडिचर में होने वाली चेंज पॉजिटिव है या इक्वल टू 1 है या इक्वल टू 0 है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली ईपी हमारी डिटरमिन हो जाती है। ये था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग ईपी, जिसको हमने 4 तरह से शो किया, बाय टेबुलेशन मेथड, बाय प्राइस कंजम्पशन कर्व, बाय अलजेब्रिक मेथड एंड बाय दिस मैथमेटिकल मेथड। तो अगले लेक्चर में हम पॉइंट मेथड और रेवेन्यू मेथड डिस्कस करेंगे ऑफ मेजरिंग ईपी। थैंक यू स्टूडेंट्स।